गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत काव्य शास्त्र का एक टॉपिक जिसका नाम है साहित्य के लक्षण कहें या साहित्य के स्वरूप की चर्चा करेंगे। साहित्य के क्या लक्षण होते हैं, साहित्य का स्वरूप क्या होता है और हमारे आचार्यों ने इसको किस रूप में देखा है, इन सब चीज़ों का अपन यहाँ जिक्र करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य शब्द का प्रयोजन साहित्य या फिर अपन कहें सहित के अर्थ में लिया गया है। किसके अर्थ में साहित्य को लिया है? सहित के अर्थ में। और जिसका अर्थ जो है वो ये होता है शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होना। जहाँ पर शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो वही साहित्य है। ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्रियों ने परिभाषित किया है। इस दृष्टि से जिस अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रचलित हो गया है वह संस्कृत काव्य शास्त्र में कभी नहीं रहा है। यानी हिंदी में साहित्य शब्द का अर्थ या प्रयोग और संस्कृत काव्य शास्त्र में हिंदी शब्द का या साहित्य शब्द का प्रयोग है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। भामह से लेकर पूरी काव्य शास्त्रीय परंपरा में सहित का अर्थ शब्द और अर्थ का स्वभाव से स्थित होना ही है। यानी प्रारंभिक काव्य शास्त्री भामह से लेकर पूरी काव्य शास्त्रीय परंपरा में साहित्य शब्द का अर्थ एक ही लिया है या फिर सहित शब्द को एक ही प्रकार से परिभाषित किया है और उसको इस प्रकार से किया है कि शब्द और अर्थ का सहभाव से स्थित होना। अतएव साहित्य शब्द और अर्थमयी ऐसी रचना है जिसमें शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो। इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या हो गई कि साहित्य शब्द और अर्थमयी ऐसी रचना है जिसमें शब्द और अर्थ कैसे रहते हैं? सहभाव से स्थित रहते हैं। भारतीय आचार्यों ने काव्य की चर्चा की है और उसके लक्षण स्वरूप आदि का आख्यान किया है। काव्य का विवेचन करने वाले भारतीय परंपरा में प्रथम आचार्य भामह हैं। भामह ने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में काव्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है। किस प्रकार से परिभाषित किया है कि साहित्य हम उसे कहेंगे जिसमें शब्दार्थो सहितो काव्यम। किसको कहा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। इस सूत्र के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होने में काव्य हैं। वही बात पहले वाली कही है कि शब्द और अर्थ जहाँ सहभाव से स्थित हो वही काव्य हैं। भामह ने सहितो शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। किसको? सहितो शब्द को स्पष्ट नहीं किया। यदि स्पष्ट कर देते तो काफ़ी कुछ परिभाषा में जो बाध्यताएं आ रही हैं उनका निराकरण हो जाता। अब इसको स्पष्ट नहीं करने के कारण क्या हो गया है? इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष आ गया है। कौन सा दोष आया है? अतिव्याप्ति। क्यों आया है? क्योंकि दैनिक भाषा व्यवहार में भी शब्द और अर्थ सहभाव से रहते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं तब भी हमारा जो शब्द हैं, अर्थ हैं, वह सहभाव से स्थित रहता है। पर उस
भाषा व्यवहार को काव्य नहीं कहा जाता। हम आपस में बात करते हैं, उस भाषा व्यवहार को हम काव्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए भामा के इस सूत्र में अतिव्याप्ति दोष हैं। भामा की परिभाषा के अनुसार जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ सहभाव से हो वहाँ वहाँ काव्य की व्याप्ति होगी। क्योंकि इन्होंने सहितो शब्द को परिभाषित नहीं किया है। इसलिए जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो वहाँ वहाँ काव्य की व्याप्ति होगी। जब अपन दैनिक भाषा व्यवहार में भी शब्द और अर्थ को सहभाव से स्थित मानते हैं, तब उसको अपन काव्य नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इस भामा के सूत्र में अतिव्याप्ति दोष है। इस दोष के रहते हुए भी भामाकृत जो परिभाषा हैं शब्द और अर्थ को आधार बनाने के कारण महत्वपूर्ण हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतना दोष होने के बावजूद भी ये सूत्र जो हैं हमारे साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने शब्द और अर्थ को आधार बनाया है। चलिए आगे क्या कहते हैं। इसके पश्चात यानी भामा के पश्चात आचार्य मम्मटकृत काव्य लक्षण का विवेचन प्रसंग प्राप्त हैं। यानी भामा के बाद में मम्मट का नाम आता है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या कहा है? काव्य की परिभाषा में मम्मट ने कहते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार क्या होता है। दोष रहित गुण सहित शब्दार्थ काव्य हैं। कैसा? दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ जो होता है वह काव्य हैं। कभी कभी वह बिना अलंकार के भी हो सकता है। इसलिए काव्य में अलंकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काव्य में दोष रहित होना चाहिए। यानी काव्य दोषों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। दोष रहित कोई भी रचना हो और गुण सहित हो, और उसमें यदि अलंकार है तो ठीक है और न है तो कोई आवश्यकता नहीं है। बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है। ये कहा है किसने? मम्मट ने। इसमें शब्दार्थ के दो विशेषण हैं। क्या हैं? दो विशेषण यहाँ पर बताए हैं। क्या है? एक तो है अदोषो और दूसरा है सगुणों। क्या कहा है? अदोषो और सगुणों, अर्थात शब्दार्थ दोष रहित हो और गुण सहित हो तो उसको अपन काव्य कहते हैं। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहा गया है। क्या कहा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी धर्म हैं वही गुण हैं। और कहा भी है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये है मम्मट का विवेचन। अब तीसरे हमारे काव्य शास्त्री आते हैं। उनका नाम है कविराज विश्वनाथ। कविराज विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। ऐसा वाक्य जो रस से युक्त हो, रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। इन्होंने सूत्र दिया है रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम। अब इसका अर्थ यह है कि रसात्मक का अर्थ लिया है जिसमें आस्वादन बुद्धि उत्पन्न हो। यानी जिस काव्य को पढ़ करके हमारे अंदर उस काव्य का आनंद लेने की बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो वो तो है रसास्वाद। फिर उसी रसात्मक का अर्थ किया है चमत्कार की प्रतीति हो। हम काव्य पढ़ करके चमत्कृत हो, हमें ऐसा लगे कि ये क्या है, चमत्कार पैदा हो जाए, चमत्कार की
प्रतीति हो, फिर नूतनता की प्रतीति हो, काव्य को पढ़ करके हमें कुछ नवीनता का महसूस हो कि ये काव्य है, कुछ नवी बात कह रहा है, तब हम ये कह रहे हैं कि वह काव्य है। इस प्रकार या इस परिभाषा में भी वाक्य को सार्थक शब्दों का समुच्चय है। अब देखो, वाक्य का जो अर्थ है वह यही है कि वाक्य जो सार्थक शब्दों का समुच्चय होना चाहिए, इसमें भी निरर्थक और दोष रहित शब्द होने चाहिए। निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए और दोष रहित शब्द होने चाहिए। अतः रस का समावेश करते हुए भी यह परिभाषा शब्द और उसके समुच्चय पर आधारित है। अब देखिए, इस परिभाषा में इन्होंने क्या डाला है, रस का समावेशन किया, और रस का समावेशन करते हुए भी इन्होंने शब्द और उसके समुच्चय पर आधारित रखा है, उसको नहीं छोड़ा, शब्द और अर्थ को नहीं छोड़ा है। अब चौथे आचार्य आते हैं हमारे पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम कहा है। यानी काव्य क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। इस प्रकार से या इस सूत्र में भी शब्द महत्वपूर्ण है। यानी ऊपर जो हमने 3 आचार्यों का विवेचन पढ़ा है, वहाँ भी शब्द का महत्व है, और यहाँ चौथा आचार्य जो पंडितराज जगन्नाथ हैं, इन्होंने भी शब्द का महत्व बताया है। और यह शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए। और रमणीय का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, वह भी यहाँ दिया है। रमणीय का अर्थ है जो नूतनता की प्रतीति कराए, कि हम पढ़ करके ऐसा महसूस करें कि इस काव्य में कुछ नया है, तो नूतनता का एहसास हो या प्रतीति कराएं, जो श्रोता के मन को आकृष्ट कर लें। काव्य पढ़ करके हम उस काव्य की ओर आकर्षित हो जाएं, वह काव्य हमें आकृष्ट कर ले, तब वहाँ रमणीय अर्थ होता है। श्रोता का मन उस अर्थ में लीन हो जाए जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है, कि उस अर्थ में खो जाए, लीन हो जाए, तदाकार परिणति हो जाए, उसी अर्थ में वो लीन होकर खो जाए, तब उस अर्थ से उसका तदाकार हो जाए, एकाकार हो जाए, तब जाकर के ये कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। तो ऐसे काव्य को हम सही अर्थ में साहित्य कह सकते हैं। देखिए, जो भी हो, हमने काव्य की 3-4 आचार्यों के माध्यम से जो परिभाषाओं को यहाँ पर लेकर साहित्य शब्द के स्वरूप को स्पष्ट किया है, उनका निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि इनके सूत्रों से हम कहाँ तक पहुँचे हैं। भी कहने में जो भी हो, भारतीय आचार्यों में किसी ने भी शब्द का आधार कभी नहीं छोड़ा, चाहे भामा हो, मम्मट हो, विश्वनाथ हो, चाहे आचार्य जगन्नाथ हो, इन चारों ने ही और किसी अन्य ने भी इसको परिभाषित किया है, तब उसने शब्द का आधार नहीं छोड़ा है। इसलिए ये सभी परिभाषाएं जो हैं वस्तुनिष्ठ हैं। कैसी हैं? वस्तुनिष्ठ परिभाषाएं हैं। इनका हम सत्यापन कर सकते हैं तथा ये आचार्यों के गहन चिंतन से अद्भुत हैं कि आचार्यों ने इस सूत्रों को लेकर, इन परिभाषाओं को लेकर गहन चिंतन किया है, उसके बाद में इन्होंने यह परिभाषा दी है। तब ये कह रहे हैं कि इनका अपन सत्यापन कर सकते हैं। यह चिंतन काव्य की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्ट भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आज
हमने इस साहित्य शब्द के लक्षणों को लेकर के, इसके स्वरूप को लेकर के जो चर्चा की है, आपको कैसी लगी? आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।